कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि किसी के बोलने का तरीका आपको पूरी तरह बांध लेता है? ऐसा लगता है जैसे उनकी बातें नहीं, बल्कि उनका अंदाज, उनका आत्मविश्वास और हर शब्द की गंभीरता आपकी ध्यान खींच लेती है। उनके साथ होने से ही ऐसा लगता है कि कमरा उनकी मौजूदगी से भर गया हो। उनकी बातें, उनके ठहराव और उनकी आवाज की हर उतार चढ़ाव आपको मोह लेते हैं। ये एक दुर्लभ और शक्तिशाली कला है जो दूसरों के दिलों में सम्मान और प्रशंसा पैदा करती है। ऐसा क्या है जो इन लोगों को इतना आकर्षक बनाता है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे बोलने की कला आपके नेतृत्व को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। यह भरोसा पैदा करती है, प्रेरणा देती है, कनेक्शन मजबूत करती है और एक लीडर को दूसरों की जिंदगी में स्थायी बदलाव लाने में सक्षम बनाती है। 1. Why speaking like a leader matters। जरा सोचिए, आप एक कमरे में कदम रखते हैं और आपकी हर बात ध्यान से सुनी जाती है। ऐसा नहीं कि आप जोर जोर से बोल रहे हो या अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि आपकी बातों में वजन है, स्पष्टता है और एक मकसद है। यही है प्रभावी संवाद की ताकत, एक ऐसी कला जो सिर्फ आपको सुने जाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भरोसा और सम्मान भी पैदा करती है। भरोसा और सम्मान आसानी से नहीं मिलते। ये वक्त के साथ आपके कर्मों की निरंतरता और आपकी बातों की सच्चाई से बनते हैं। प्रभावी संवाद इस दूरी को कम करता है। ये बड़े शब्दों या प्रभावशाली दिखने की बात नहीं है। यह है पूरे विश्वास के साथ बोलना, गहराई से सुनना और अपनी बातों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ना। क्यों? क्योंकि जब हमारे शब्द और हमारे कर्म मेल खाते हैं, तब भरोसा बनता है और भरोसा ही सम्मान की नींव है। सोचिए रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस के बारे में। उनका जीवन स्टोइक फिलॉसफी और संवाद की कला का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपनी किताब मेडिटेशंस किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लिखी थी। ये उनके अपने विचार थे, खुद के लिए यादें। फिर भी उनकी सच्चाई और उनकी बातों की ईमानदारी आज भी हमें प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि उनकी बातें सच्ची थीं। उनका प्रसिद्ध कथन, यह मत सोचो कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, बस खुद अच्छे बनो, केवल लीडर्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सम्मान चाहता है। उन्होंने सिर्फ अच्छाई की बात नहीं की, उन्होंने उसे जी कर दिखाया। अब हाल के उदाहरणों पर नजर डालें। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए, जब वो रिहा हुए तो वो कड़वाहट और बदले की भावना से बात कर सकते थे और उनके पास ऐसा करने का पूरा अधिकार था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेल मिलाप की बात की। उनकी बातें माफी और उम्मीद से भरी थीं, जिसने टूटे हुए देश को एकजुट किया। लोग उनकी क्यों सुनते थे? क्योंकि उनकी बातें उनके कर्मों से मेल खाती थीं। हमारे देश के उदाहरण की बात करें तो रतन टाटा का नाम लेना जरूरी है। वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं लोग ध्यान से सुनते हैं। उनके शांत स्वभाव और अडिग सिद्धांतों ने दशकों में भरोसा बनाया है। यहां से सीखने को मिलता है कि प्रभावशाली संवाद जोर से बोलने में नहीं, बल्कि आपकी बातों के मूल्य में होता है। प्रभावी संवाद के 3 मुख्य तत्व। 1. स्पष्टता, जो कहें वही मतलब हो, बिना जटिल शब्दों और खाली बातों के। 2. सच्चाई, लोग समझ जाते हैं कि आप ईमानदार हैं या नहीं। अपनी बातों को अपने मूल्यों से जोड़ें। 3. सहानुभूति, ज्यादा सुने, कम बोलें, दूसरों की जरूरतें और चिंताएं समझें, फिर जवाब दें। जरा सोचिए, हम कितनी बार बातचीत में जल्दबाजी करते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि सामने वाला क्या कह रहा है। कितनी बार हमारी बातें कमजोर पड़ जाती हैं क्योंकि हम उन्हें अपने कर्मों से मजबूत नहीं करते। भरोसा और सम्मान को संवाद के जरिए बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मेहनत मांगता है, यह आत्म जागरूकता मांगता है, ताकि हम समझ सकें कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, और यह अनुशासन मांगता है ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, आदर्शों पर बहस करने में समय बर्बाद मत करो, इसके बजाय कुछ करो। जो गुण आप दूसरों में देखना चाहते हैं उन्हें खुद जियो। जो ईमानदारी आप प्रेरित करना चाहते हैं उस ईमानदारी के साथ बोलो। 2. द स्टोइक प्रिंसिपल ऑफ काम एंड कंट्रोल। कल्पना कीजिए कि आप एक गर्मागर्म बहस के बीच में हैं। आवाजें तेज हो रही हैं, गुस्सा बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भावनाएं तर्क पर हावी हो जाएंगी। ऐसे माहौल में एक व्यक्ति शांति से खड़ा है, न उदासीन बल्कि शांत, सोच समझकर बोलने वाला और अपने शब्दों में माप तौल रखने वाला। उनकी बातें इस शोर को चीरती हैं, ध्यान आकर्षित करती हैं और सम्मान कमाती हैं। यह है भावनात्मक अनुशासन की ताकत। इस दुनिया में जहां तुरंत और आवेशित प्रतिक्रिया देना आम है, शांत रहना एक क्रांति जैसा है। भावनात्मक अनुशासन का मतलब है अपने प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना, खासकर तब जब आप दबाव में हों। यह भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने की बात नहीं है,
ये उन्हें समझने और संभालने की कला है। आप तय करें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, बजाय इसके कि आपकी भावनाएं आपके शब्दों को नियंत्रित करें। मार्कस ऑरेलियस ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा है, आपका मन आपके नियंत्रण में है, बाहरी घटनाएं नहीं। इसे समझिए और आपको ताकत मिलेगी। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे चारों तरफ का कोहराम हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, तो हम एक गहरी आंतरिक शक्ति को उजागर करते हैं। यह समझ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है जब हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे शब्द हमारी भावनाओं का वजन लेकर चलते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब नेताओं ने इस सिद्धांत को अपनाया। महात्मा गांधी को ही देखिए, भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान विरोध, हिंसा और दुश्मनी का सामना करते हुए भी उन्होंने शांत और सटीक शब्दों का प्रयोग किया। उनका भावनात्मक अनुशासन कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक था। अपने सिद्धांतों के प्रति एक अटल प्रतिबद्धता जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। शांत रहने का संवाद में इतना महत्व क्यों है? क्योंकि यह भरोसे का संकेत देता है। जब हम शांत होकर बोलते हैं तो हम दूसरों को दिखाते हैं कि हम सिर्फ बातचीत पर नहीं, खुद पर भी नियंत्रण रखते हैं। यह विश्वास बनाता है। खासकर अनिश्चितता के समय में लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्थिरता और संतुलन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह शांति अपने आप नहीं आती, यह एक अभ्यास है। इसकी शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। बोलने से पहले रुकें, खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या जवाब? यह सोचने का छोटा सा पल आपको उन जल्दबाजी में कहे गए शब्दों से बचा सकता है जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या सम्मान को कम कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दें अपने लहजे पर। एक शांत लहजा आत्मविश्वास व्यक्त करता है। यह दिखाता है कि आप स्थिति से डरते नहीं हैं, चाहे वह कितनी भी तनावपूर्ण क्यों ना हो। यहां तक कि आलोचना या विवाद का सामना करते समय भी एक स्थिर आवाज संभावित तर्क को एक रचनात्मक संवाद में बदल सकती है। सोचिए, क्या आपने कभी उस पल पर पछतावा किया है जब आपने गुस्से में कुछ कह दिया हो? क्या वह गुस्से वाला शब्द वह परिणाम लेकर आया जो आप चाहते थे? अब उन पलों की तुलना कीजिए जब आपने शांत रहते हुए जवाब दिया। कौन सा तरीका लंबे समय तक असरदार साबित हुआ? भावनात्मक अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गुस्सा, निराशा या असंतोष महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप इन भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करना सीखें। यह किसी भी कौशल की तरह है जिसे अभ्यास से सुधारा जा सकता है। ध्यान, गहरी सांसें लेना या यहाँ तक कि डायरी लिखना आपकी प्रतिक्रियाओं को संभालने की समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। आखिरकार, बोलने में शांति आंतरिक ताकत का प्रतिबिंब है। यह एक याद दिलाने वाला संकेत है कि आप किसी भी बहस से बड़े हैं, किसी भी अपमान से अधिक स्थिर हैं। जब आपके शब्द संयम और शांति से आते हैं तो वे सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे प्रेरित करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के करीब पाएं, मार्कस ऑरेलियस को याद कीजिए। एक गहरी सांस लें, अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें और अपनी शांति को बोलने दीजिए। 3. मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। क्या इज्जत कमाने का राज आपकी बातों में नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी में छिपा हो सकता है? आज के शोर शराबे भरे जमाने में जहां हर कोई अपनी ओपिनियन देने के लिए बेताब रहता है, कुछ ही लोग होते हैं जो सच में सुनने का वक्त निकालते हैं। और यही सुनने की कला, नेतृत्व और इज्जत की बुनियाद है। एक ऐसा सबक जो स्टोइक फिलॉसफी में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। एपिक्टेटस, जो एक महान स्टोइक विचारक थे, कहते हैं, हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिए गए हैं ताकि हम बोलने से 2 गुना सुन सकें। सीधी सादी सलाह, लेकिन कितनी असरदार। सुनना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह एक सक्रिय रूप है सम्मान और आत्मनियंत्रण का। जब आप सुनते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि सामने वाला इंसान मायने रखता है, कि उनकी सोच और भावनाएं आपकी तवज्जो के काबिल हैं। यही भरोसा और विश्वसनीयता पैदा करता है। जरा सोचिए, जिन नेताओं की आप प्रशंसा करते हैं, क्या वे बातचीत के बीच में टोकते हैं या अपनी बात थोपते हैं? शायद नहीं। वे वही होते हैं जो दूसरों को सुने और समझे जाने का एहसास कराते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि जवाब देने से पहले समझना जरूरी है। उनके लिए सुनना सिर्फ शब्द सुनने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावना और इरादे को समझने का जरिया था। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में बार बार खुद को याद दिलाया कि प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें, स्पष्टता और सही दृष्टिकोण की तलाश करें। इस तरह का चिंतनशील सुनना उनकी प्रतिक्रियाओं को आवेगहीन और ठोस बनाता था। आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह प्राचीन ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां बातचीत अक्सर इस बात की होड़ बन जाती है
कि कौन सबसे तेज या जोर से बोल सकता है, लेकिन असली ताकत संयम में है। जब आप पहले सुनते हैं तो आप भीड़ से अलग दिखते हैं। आप विनम्रता और भावनात्मक समझदारी दिखाते हैं, ऐसे गुण जो स्वाभाविक रूप से इज्जत दिलाते हैं। जरा अपने दफ्तर में किसी गर्मागर्म बहस की कल्पना करें। एक सहयोगी हर बात पर तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहता है, अपना ज्ञान साबित करने के लिए बेताब, और दूसरा शांत बैठता है, ध्यान से सुनता है और तब बोलता है जब उसे कुछ सार्थक कहना होता है। कौन ज्यादा भरोसेमंद लगता है? निश्चित रूप से जो सुनता है। जब आप ठहरते हैं तो आप मुद्दे को पूरी तरह समझने का मौका पाते हैं, और आपकी बातें इसलिए असर करती हैं क्योंकि वे जल्दीबाजी या अहंकार से नहीं बल्कि समझदारी से आती हैं। सुनना केवल दूसरों के साथ बातचीत का साधन नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाता है कि यह आत्मनियंत्रण के लिए भी जरूरी है। सुनने के दौरान आप धैर्य का अभ्यास करते हैं, जो स्टोइक फिलॉसफी का केंद्रीय गुण है। आप खुद को हावी होने की इच्छा से रोकते हैं, आप अपने अहंकार को एक तरफ रखते हैं, और ऐसा करते हुए आप अपनी अनुशासनशीलता को मजबूत करते हैं। हर वह पल जो आप सुनने में बिताते हैं वह आवेगों पर एक छोटी जीत बन जाता है। लेकिन इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपनी अगली बातचीत में पूरी तरह सामने वाले इंसान पर ध्यान केंद्रित करें। उन्हें बीच में न टोकें और यह न सोचें कि आपको आगे क्या कहना है। खुद से पूछें, क्या मैं सच में उनकी बात सुन रहा हूं या बस अपनी बात कहने की बारी का इंतजार कर रहा हूं? इस छोटे से बदलाव से आपकी संवाद शैली पूरी तरह बदल सकती है। जैसे जैसे आप सुनने की आदत डालेंगे, आप एक चेन रिएक्शन देखेंगे। लोग आपके साथ और अधिक खुलेंगे, आप पर और अधिक भरोसा करेंगे, और हाँ, आपको और ज्यादा सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि सुनना दुर्लभ है, और जो इसे सीख लेते हैं वे अलग दिखते हैं। वे ऐसे नेता बन जाते हैं जिन पर लोग ध्यान देते हैं, इसीलिए नहीं कि वे सबसे जोर से बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि वे सबसे गहराई से समझते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बातचीत में हों तो एपिक्टेटस के शब्दों को याद रखें। अपने 2 कानों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। कम बोलें, ज्यादा सुनें, और फिर देखें कि कैसे आपकी विश्वसनीयता और सम्मान खुद ब खुद बढ़ते हैं, ताकत के जोर से नहीं बल्कि सद्गुण के जरिए। 4, चुने शब्दों की सटीकता। कुछ नेता अपनी छाप छोड़ते हैं और कुछ गुमनामी में खो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर यह उनके बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। सटीकता और स्पष्टता सिर्फ नेतृत्व की खासियत नहीं है, ये उसकी नींव है। आज के दौर में जहां शोर शराबा बहुत है, जो नेता कम शब्दों में उद्देश्यपूर्ण बात करता है वही सबसे अलग दिखाई देता है। सोचिए, आखिरी बार कब किसी की बेतुकी बातों ने आपको प्रेरित किया था? महान नेता जानते हैं कि शब्द शक्तिशाली हथियार हैं, लेकिन तभी जब उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध वक्ताओं में से एक विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने अपनी कुछ मिनटों की स्पीच के लिए घंटों मेहनत की। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि कम शब्दों में ताकत होती है। ऐसे नेता फालतू शब्दों में अपना संदेश नहीं डुबाते, ताकि उनके विचार सीधा असर डालें और लंबे समय तक याद रहें। स्पष्टता शब्दों को कर्म में बदल देती है। एक नेता जो अपने विचारों को साफ साफ व्यक्त कर सकता है, वह समझ और विश्वास पैदा करता है। अस्पष्टता हटाने से एकता का रास्ता बनता है। अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग एड्रेस को देखिए। सिर्फ 272 शब्दों में उन्होंने एक पूरे राष्ट्र के उद्देश्य को फिर से परिभाषित कर दिया। सटीकता और स्पष्टता संदेश को न केवल यादगार बनाती है, बल्कि उसे परिवर्तनीय भी बनाती है। नेतृत्व सिर्फ सही शब्दों का चयन नहीं है, ये सही समय पर चुप रहने में भी है। सोच समझकर बोलना एक अनुशासन है जो गलतफहमी को कम करता है और सम्मान बढ़ाता है। सोचिए, 2 नेता हैं, एक जो बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देता है और दूसरा जो रुककर, सोचकर और उद्देश्यपूर्ण बोलता है। आप किस पर भरोसा करेंगे? सोच समझकर बोलने का मतलब है अपने शब्दों का असर समझकर बोलना। ये आत्म जागरूकता और सबसे ज्यादा आत्मनियंत्रण की मांग करता है। जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो आप सिर्फ संदेश नहीं देते, आप अपने मूल्यों को भी व्यक्त करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप श्रोता के समय और बुद्धिमत्ता का सम्मान करते हैं। इसका एक व्यावहारिक फायदा भी है। गलतफहमियां अक्सर जल्दीबाजी में बोले गए शब्दों से पैदा होती हैं। एक लापरवाह वाक्य एक बातचीत को खराब कर सकता है, रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है या भ्रम पैदा कर सकता है। सोच समझकर बोलने से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके शब्द आपके इरादों के अनुरूप हों। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर ये सही नहीं है तो इसे मत करो, अगर ये सच नहीं है
तो इसे मत कहो। ये शब्द स्टोइक विचारधारा में नैतिक संवाद का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाते हैं कि कार्य और संवाद में ईमानदारी अनिवार्य है। उनके लिए सच और न्याय साथ साथ चलते थे। वो मानते थे कि शब्दों का उद्देश्य खाली जगह भरना नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य को पूरा करना होना चाहिए। खुद से पूछिए, आप कितनी बार सिर्फ सुने जाने के लिए बोलते हैं? कितनी बार आपके शब्द वाकई मायने रखते हैं? मार्कस ऑरेलियस हमें उथली बातों को छोड़कर सच और सार्थक पर ध्यान केंद्रित करने की चुनौती देते हैं। उनकी सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के युग में जहां गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, सच बोलना केवल एक गुण नहीं है, ये एक आवश्यकता है। एक महान नेता की तरह बोलने के लिए सरलता से शुरुआत करें। खुद से पूछें, मैं किस मुख्य विचार को व्यक्त करना चाहता हूं? जो इस विचार का समर्थन न करे उसे हटा दें। फिर बोलने से पहले रुकें। सोचें कि क्या आपके शब्द मूल्य या स्पष्टता जोड़ते हैं। नेतृत्व आत्मनियंत्रण से शुरू होता है और इसका मतलब है अपनी वाणी पर नियंत्रण। आपके शब्द प्रेरित कर सकते हैं, समस्याओं को सुलझा सकते हैं और विश्वास पैदा कर सकते हैं। इन्हें बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। आखिरकार, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं, अगर यह सच या सही नहीं है तो इसे कहने लायक नहीं है। 5. बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। क्या हम बिना मकसद के बोलने से कुछ हासिल करते हैं? शायद नहीं। फिर भी कितनी बार हम झिझक या गैर जरूरी शब्दों से अपनी बात कमजोर कर देते हैं। मतलब, आप जानते हैं, जैसे शब्द हमारी बातों में घुस जाते हैं, वहां जहां स्पष्टता और आत्मविश्वास होना चाहिए। ये शब्द दिखने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे शब्दों की ताकत कम कर देते हैं और हमें ध्यान और सम्मान पाने से रोकते हैं। हर शब्द मायने रखता है जब हम मकसद से बोलते हैं। इसमें न तो फालतू शब्द होते हैं और न ही अस्पष्टता। यह कम बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा बोलने के बारे में है जो कम शब्दों में ज्यादा अर्थपूर्ण हो। एक टीम लीडर की कल्पना करें। आप किसे बेहतर मानेंगे, जो हर वाक्य में और मतलब से अटके, या वह जो साफ सुथरी प्रभावशाली भाषा में अपने विचार रखे? दिल से बोलना आसान नहीं है, इसमें अनुशासन चाहिए। इसका मतलब है पहले सोचें फिर बोलें, और वही बोलें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाता हो। परफेक्ट होने की कोशिश करने का मतलब नहीं है, बल्कि असरदार बनने का लक्ष्य रखना है। हर बातचीत आपके पास एक मौका है जुड़ने, प्रेरित करने और प्रभावित करने का। इसे अधूरी बातों पर बर्बाद न करें। मकसदपूर्ण बोलने की नींव है आत्मविश्वास, लेकिन आत्मविश्वास अचानक पैदा नहीं होता। यह इस पर आधारित है कि आप खुद को कितना जानते हैं और किस पर खड़े हैं। जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो आपका संदेश भी मजबूत होता है। फिर आपको हर किसी को खुश करने या सही बात कहने की चिंता नहीं रहती। आप केवल अपनी सच्चाई पर ध्यान देते हैं। जेनो ऑफ सिटियम, स्टोइसिज्म के संस्थापक, ने कहा था, मनुष्य दुनिया पर विजय पाता है जब वह खुद पर विजय पाता है। वह बाहरी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि आत्मनिरीक्षण की बात कर रहे थे। सच्चा आत्मविश्वास आत्मनियंत्रण से शुरू होता है। अपने सिद्धांतों को समझने और अपने कार्यों और शब्दों को उनके अनुरूप बनाने से आत्मविश्वास आता है। जिस महान नेता का आप सम्मान करते हैं, सोचें, उनकी बातों में शायद ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, लेकिन उनकी बात प्रभावशाली होती है क्योंकि वह असली होती है। उनके शब्द उनके दिल से और उनके मूल्यों से जुड़े होते हैं। जब आपको पता होता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, तो झिझक खत्म हो जाती है। आपके शब्द मकसद, स्पष्टता और ताकत के साथ बहते हैं। तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू करें? 1. अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू करें। क्या आप अक्सर गैर जरूरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? बोलने से पहले रुकें और सोचें। 2. अपने मूल्यों को परिभाषित करें। आप किस चीज के लिए खड़े हैं? आप दुनिया को क्या कहना चाहते हैं? जब ये बातें स्पष्ट होती हैं, तो आपकी बात खुद ही इरादे के साथ निकलती है। 3. यह समझें कि मकसदपूर्ण बोलना परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रगति करने के बारे में है। हर बातचीत आपको इस कला में पारंगत होने के करीब लाती है। जैनों की बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने शब्दों को नियंत्रित करने के लिए खुद पर नियंत्रण रख पाए हैं? मकसदपूर्ण बोलना एक स्किल है, लेकिन उससे बढ़कर यह एक मानसिकता है। यह प्रतिबद्धता है सच्चाई, स्पष्टता और मूल्यों के साथ जीने और बोलने की। इसलिए अगली बार जब आप कुछ बोलें, तो खुद से पूछें, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं वह सच्चा है, जरूरी है और अर्थपूर्ण है? अगर हाँ, तो आत्मविश्वास से बोलें। अगर नहीं, तो बोलने की इच्छा पर काबू पाएं और चुप रहें। 6. नॉन वर्बल क्यूज, स्पीक विदाउट वर्ड्स। क्या ज्यादा जोर से बोलते हैं, शब्द या काम? अक्सर
जवाब न शब्द होता है न काम, बल्कि ये वो खामोश भाषा है जो हमारा शरीर बोलता है, वो टोन जो हमारी आवाज में होती है, और वो नजरें जो किसी और से मिलती हैं। ये नॉन वर्बल क्यूज भरोसा पैदा कर सकते हैं, आत्मविश्वास दिखा सकते हैं और सच्चाई को जाहिर कर सकते हैं, वो भी ऐसे जैसे केवल शब्द कभी नहीं कर सकते। अगर आप नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं या सम्मान पाना चाहते हैं, तो इस अनकही भाषा में माहिर होना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है। बॉडी लैंग्वेज, गैर शाब्दिक संवाद की नींव सोचिए। एक नेता कमरे में प्रवेश करता है, उसके कंधे सीधे हैं, उसकी मुद्रा आत्मविश्वास से भरी हुई है, उसके हाव भाव स्पष्ट और निर्णायक हैं। उसने बिना एक शब्द कहे अधिकार, खुलेपन और नियंत्रण का संदेश दे दिया। अब इसकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कीजिए जो झुका हुआ है, बार बार इधर उधर हिल रहा है या अपनी जगह बनाने से कतरा रहा है। चाहे उसके शब्द कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उसका शरीर असुरक्षा की कहानी सुना देगा। आपका शरीर क्या बोल रहा है, ये कहानी कितनी सच्ची है। इशारों की ताकत, इशारे छोटे जरूर होते हैं पर असर गहरा डालते हैं। खुले हाथ ईमानदारी और अपनापन दिखाते हैं। मजबूत हाथ मिलाना आत्मविश्वास की निशानी है। हाथ बांध लेना ऐसा हो सकता है कि ये दूसरों को रक्षात्मकता या असहमति का संकेत दे। सोचिए, क्या आपके इशारे उसी संदेश को भेज रहे हैं जो आप देना चाहते हैं? जब आपके इशारे आपके शब्दों से मेल खाते हैं तो संवाद की एक नई ऊंचाई खुलती है। आवाज की टोन, नॉन वर्बल संवाद का गुप्त हथियार। कितनी बार हम ये सोचते हैं कि क्या बोलें, पर यह भूल जाते हैं कि कैसे बोलें। शांत और स्थिर टोन आत्मविश्वास और स्पष्टता दर्शाती है। ऊर्जावान और विविध आवाज उत्साह जगाती है और ध्यान खींचती है। एक रस स्वर सबसे प्रभावशाली बात को भी फीका बना सकता है। टोन को अपने शब्दों और भावनाओं के बीच का पुल समझिए। केवल सच्चाई कहना काफी नहीं, उसे ऐसे कहना होगा जैसे आप उस पर विश्वास करते हैं। नजरों का जादू, सबसे सीधा जुड़ाव नजरें वो पहला रिश्ता बनाती हैं। कहते हैं आंखें वो कह सकती हैं जो शब्द नहीं कह सकते। सपाट और ईमानदार नजरों से संपर्क आत्मविश्वास और सम्मान दर्शाता है। नजरें चुराना असहजता या झूठ की निशानी हो सकती है। बहुत गहराई से देखना टकरावपूर्ण लग सकता है। आपकी आंखें क्या कह रही हैं? यह जरूरी है कि उनकी भाषा सटीक और सजीव हो। प्रामाणिकता, सभी पहलुओं का आधार आखिरकार सब कुछ प्रामाणिकता पर निर्भर करता है। चाहे आपकी मुद्रा कितनी भी सही क्यों ना हो, आवाज कितनी भी प्रभावी हो या नजरें कितनी भी स्थिर हों, अगर वो सच्चे दिल से नहीं आ रहे तो सब व्यर्थ है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, मनुष्य की आत्मा उसके विचारों के रंग में रंग जाती है। अगर आपके विचार विश्वास, ईमानदारी और इरादे से भरे हैं तो आपकी बाहरी अभिव्यक्ति भी उन्हीं आदर्शों को दर्शाएगी। कैसे शुरू करें? छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपनी मुद्रा, आवाज की टोन और आंखों के संपर्क पर ध्यान दें। क्या आपके इशारे सोच समझ कर किए गए हैं? क्या आपकी आवाज में सच्चाई और उत्साह झलकता है? क्या आप आंखों से संपर्क बनाते हैं लेकिन हावी नहीं होते? समय के साथ ये आदत बन जाएगी। याद रखें, बड़े नेता सिर्फ शब्दों पर निर्भर नहीं रहते, वो अपने शब्दों और गैर शब्दीय संकेतों के सामंजस्य से ध्यान खींचते हैं और सम्मान अर्जित करते हैं। आपका शरीर, आवाज और आंखें आपके सबसे बड़े उपकरण हैं। उन्हें सही से इस्तेमाल करें और आप केवल सुने ही नहीं जाएंगे बल्कि समझे भी जाएंगे। 7. रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का फर्क नाजुक है लेकिन बहुत गहरा है। रिएक्शन अक्सर हमारी तात्कालिक भावनाओं पर आधारित होता है, इंस्टिंक्टिव और बिना सोचे समझे। वहीं रिस्पॉन्स विचारशील और सोच समझकर दी जाती है। जब हम रिएक्ट करते हैं तो कई बार ऐसे शब्द कह देते हैं जिन पर हमें बाद में पछताना पड़ता है। शब्द जो हमारी असुरक्षा, निराशा या यहाँ तक कि अनादर को जाहिर करते हैं। लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम संयम, समझदारी और ताकत दिखाते हैं। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है उसे सिर्फ उसकी बातों के लिए ही नहीं बल्कि उसके चरित्र के लिए भी इज्जत मिलती है।